हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र 2024 का वायरल मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपका 7 मार्च 2024 को आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 101% यही आपका पेपर में आने वाला है। आप ये वाला सेट्स याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है आपका 825। ये अब मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 11 होने वाली है। यहाँ पर आप अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, ठीक है। जो भी आपको एडमिट कार्ड में मिले वो अपना अनुक्रमांक डाल देना और अपना नाम भी यहाँ पर डाल देना अच्छे से, ठीक है, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो अच्छे से देख पाए, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा और इस प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 7 मार्च 2024 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है। 101% यही आपको देखने को मिलने वाला है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। चलो, तो समय मिलता है वो आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होने वाला है आपका 70 नंबर का। तो जो भी आपके निर्देशांक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। खंड आ में देखो, इस प्रश्न पत्र के क्या है, 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा बाटन का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सही भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्या, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो प्रश्न आपको नहीं आता उस पर समय नष्ट ना करें, जो आपको आता उसको आप अच्छे से कर लेना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वायरल पेपर होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। देखो, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अंक के हैं आपके, 20 अंक के। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताओ किसने कहा था, आपके काबूर, बिस्मार्क, मेसनी या मेटरनिक ने। बताओ ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन याद रखना किसका है, मेटरनिक का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसका है आपका, मेटरनिक का। चलो दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, ठीक है। देख रहे हो ना आप लोग, देख पा रहे हो ना अच्छे से। क्या रोलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है, तो वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, वो की गई थी आपकी नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या, नमक कानून तोड़कर, ठीक है। तीसरा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और एक लाइक भी अवश्य कर देना। चलो ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप सभी जानते हो वो है आपकी हिंदी। कौन सी, हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो चौथा, काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं, विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर अश्वेत शक्ति की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो पांचवा, निम्नलिखित में से किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को
प्राथमिकता दी जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। क्या इसका आंसर होने वाला है? तो किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? बताओ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो किसको दी जाती है? तो आप सभी जानते हो, वो है आपका नल्ला पाकिस्तान। क्या है? नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर है। वो बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7वां, जोसेपे मेस्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो कौन सा था आपका जोसेपे मेस्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन? तो कौन सा था? वो था आपका यंग इटली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या था आपका? यंग इटली। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बताओ। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1970 में, 1789 में, 1795 में, 1815 में। तो बताओ फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी? ठीक है, तो आप सभी जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है, वो हुई थी आपकी 1789 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा ये सब। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। बताओ हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो कौन है इसके? तो वो हैं आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। इसके बाद 10, सामवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी, विदेशी मामले। यानी समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है आपके विदेशी मामले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11वां, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आप करेक्ट आंसर बताना। तो चाय की खेती के लिए हमेशा याद रखना कौन सी? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? तो वो की जाती है आपकी उत्तराखंड में। याद रखना कहाँ की जाती है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ है आपका? तो वो है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इसके बाद 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है ये आपको बताना है। ठीक है, ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो कौन सा आपका विकसित देश है? तो वो है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 15वां, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका मतलब किस चीज़ से जीवित रहते हैं? तो ये आपको बताना है, उद्योगों से या कृषि से या व्यवसाय से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। ठीक है, हमारा देश जो है क्या है? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। 16, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1945, 1955, 1965। तो बताओ भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो बताओ करेक्ट आंसर आप लोग बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, तो कब की गई आपकी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों का? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बता दीजिए आप लोग। और कैसे हैं ये प्रश्न, आपके बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो बताओ कौन सा खनिज आधारभूत है, बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो है आपका लौह अयस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? लौह अयस्क। 18 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ठीक है, तो कौन सा है, कौन सा परंपरागत स्रोत? तो वो है आपका कोयला। कौन सा है? कोयला, यानी जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी, पवन ऊर्जा भी कभी नहीं, ज्वारीय ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। 19 भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये आप बताओ। ठीक है दोस्तों, तो वो किया गया आपका 1953। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 20 निम्न में भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो वो करता है आपका कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपने कर लिए, बहुत ही आसानी से किए हैं, हमने नहीं किया है, आप लोगों ने ही किए हैं। तो आप लोग आप समझ गए होंगे। अब हम करने वाले हैं खंड बा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न 1, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण बताइए, 4 अंक के। अथवा में मुद्रा संस्कृत क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका थी। ठीक है, सभी प्रश्न तैयार कर लेना ये सब। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 का कारण स्पष्ट कीजिए, 4 अंक का आपसे आने वाला है। चाहे तो आप संसाधन नियोजन वाला कर सकते हो, चाहे तो आप ये कर सकते हो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न क्या, भारतीय संघवाद का अर्धसंघीय ढांचा है। भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसका पुष्टि में किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हो। अथवा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। VIP प्रश्न है, इसको और इसको आप छोड़ के मत जाना, हम शॉर्ट लेना है, इसको कतई आंख बंद करके लट लेना। 200% मेरा दावा है यही आने वाला है पेपर में। चौथा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण की प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, 4 अंक का। अथवा उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को, यही आने वाला है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 7 मार्च 2024 को। वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो पहला क्या है, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, 6 अंक का। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये वाला कर दो। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये वाला तो आप कर ही सकते हो। देखो प्रश्न ये भी लाजवाब है, प्रश्न ये भी लाजवाब है, तो आप लोग तैयार कर लेना अपनी भाषा में। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में यही आने वाला है। बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, 101%। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, 6 अंक का आएगा। अथवा 1789 फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए लाजवाब है और ये भी। तो इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लेना और अपनी भाषा में लिखना, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि वास्तव में आपने याद किया, रट्टा फेंके मत, अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में। 7, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। ठीक है, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 6 लाभ लिखिए। ठीक है, या ये कर दो या आप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला कर दो, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 8, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन सी आपकी, मनरेगा, जो नरेगा चल रहा है ना गाँव गाँव में, उसके ऊपर आपको लिखना है। अथवा उपभोक्ता जागरूकता पर प्रकाश डालिए।
ठीक है, अथवा में आप ये कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको 6 अंक मिलने वाला है। अब हम करने वाले मानचित्र संबंधी प्रश्न 10 अंक के। पहला, भाई स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो कहाँ अधिवेशन हुआ आपका? तो वो हुआ आपका कलकत्ता। ठीक है, आप मानचित्र में भर दोगे, ये आधा नंबर आपको मिल जाएगा, और मानचित्र में भरोगे आधा नंबर, ये पूरा 1 मिल जाएगा। दूसरा, भाई स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर। कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर। तीसरा, भाई स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया गया? तो आप जानते हो डांडी बनाया गया था। ठीक है, भाई स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो इलाहाबाद में आनंद भवन आपका जो है स्थित है। इसके बाद 5, भाई स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ? तो आप सभी जानते हो वो हुआ था आपका गोरखपुर। कहाँ हुआ? गोरखपुर। इसके बाद आपको नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। ठीक है, 5 अंक का ये है, 5 अंक का ऊपर वाला है, 5 अंक का ये है। सलाल बांध आपको इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित मानचित्र में दर्शा देना है। महानदी को इस चिन्ह के द्वारा मानचित्र में आप दर्शा देना। पारादीप का चिन्ह द्वारा इस सहित ये नाम द्वारा आप दर्शा देना। उत्तर प्रदेश की राजधानी को आप इस चिन्ह मानचित्र में आपको दर्शाना है। कौन से? भारत के मानचित्र में। इसके बाद गुजरात की राजधानी को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका महत्वपूर्ण वायरल पेपर है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 101% यही आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू।